So hello everyone, welcome to the discussion. Today we are going to talk about the Z test. तो सबसे पहले how to identify that the question wants us to perform the Z test. कैसे पता चले कि क्वेश्चन हमसे Z test करवाना चाह रहे हैं. So there are three points which should be kept in mind. First of all, 2/2 टेबल जो होगी वो एबसेंट होनी चाहिए to rule out the chi-square test. Second point, that the value that is available or written at a blackboard or in the question paper is 1.96. अगर ये मैजिकल नंबर डेट इज़ 1.96 प्रेजेंट है तो इसका मतलब हम 95% श्योर है कि उस क्वेश्चन में Z टेस्ट परफॉर्म करनी है. ठीक है. और थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि अगर सैम्पल साइज जो है वो ग्रेटर देन 30 है तभी हमें Z टेस्ट अप्लाई करनी है. इफ़ इट इज़ लेस देन 30 देन कौन सी टेस्ट अप्लाई करेंगे? हम अप्लाई करेंगे T टेस्ट. एंड इफ इट इज़ ग्रेटर देन 30 देन वी विल अप्लाई द Z टेस्ट. सो नाउ कौन कौन से स्टेप्स है Z टेस्ट में जो कि हमें करनी चाहिए? सो Z टेस्ट में टोटल 3 स्टेप्स हैं. सो द स्टेप 1 इज़ दैट राइट द स्टडी हाइपोथेसिस एंड द नल हाइपोथेसिस. और स्टडी और नल हाइपोथेसिस कैसे लिखते हैं तो उसका हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कशन किया ही हुआ है, तो अगर नहीं पता तो देख सकते पहले. सो स्टेप 2 इज़ दैट अप्लाइंग द फॉर्मूला फॉर द Z टेस्ट. सो देयर आर 3 formulas which are there or 3 criterias or 3 patterns which can be asked in the exams. तो अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि कंपेयर टू मीन्स, दो मीन को कंपेयर करवाना चाह रहे हैं तो ये फॉर्मूला लगेगा. अगर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कंपेयर सैम्पल मीन एंड द पॉपुलेशन मीन तो ये फॉर्मूला लगेगा. अगर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दो प्रपोर्शंस को कंपेयर करना है तो ये फॉर्मूला लगेगा. मोस्ट कॉमनली जो पूछा जाता है वो तो यही दोनों फॉर्मूलाज पूछे जाते हैं, लेकिन मैंने तो आज तक ये वाला देखा ही नहीं है, ये तो पूछा ही नहीं जाता, इसीलिए लिखा है लिस्ट कॉमनली और रेयरली आस्क्ड. So starting with the first, that is comparing the two means by the Z test. Here the formula is Z is equal to x bar minus y bar divided by square root of SD1 square by n1 plus SD2 square by n2. जहाँ पे x बार क्या है, x बार और y बार क्या है, वो मीन्स है. दैट इज वन सैम्पल मीन एंड अनदर सैम्पल मीन. y बार SD क्या है तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन है. n क्या है वो सैम्पल साइज है. और n1 n2 जो है वो रिस्पेक्टिव सैम्पल्स को डिनोट कर रहे हैं कि n1 जो है वो फर्स्ट सैंपल है, n2 जो है वो दूसरा सैंपल है. दूसरा जो है वो ये है कि अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि कंपेयरिंग द सैंपल मीन एंड द पॉपुलेशन मीन देन द फॉर्मूला इज z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई एस डी बाई रूट एन. जहाँ पे एक्स बार जो है वो सैंपल मीन है और जो म्यू है वो पॉपुलेशन मीन है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ होगा. नाउ कंपेयरिंग द टू प्रपोर्शंस दैट इज z इज इक्वल टू p1 माइनस p2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ p1 q1 बाई n1 प्लस p2 q2 बाई n2, where the p is proportion and the q is 100 minus p and the n as discussed is the sample size. तो ये तो ना करे तो भी चलेगा, लेकिन एटलीस्ट ये दोनों फॉर्मूला तो याद ही होने चाहिए. नाउ द स्टेप 3 दैट इज देयर इज दैट कंपेयरिंग द वैल्यूज. सो इफ द z वैल्यू दैट इज कैलकुलेटेड कम्स टू बी लेस देन द 1.96 देन द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू. तो ट्रिक तो यही थी कि लेस है तो लेस में लेटर एल होता है, वैसे ही नल हाइपोथेसिस में भी लेटर एल होता है. तो कह सकते हैं कि नल हाइपोथेसिस इज ट्रू एंड द टेस्ट इज नॉन सिग्निफिकेंट. वेर एस अगर Z टेस्ट जो है वो ग्रेटर देन है 1.96 से, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्टडी हाइपोथेसिस इज ट्रू एंड हेंस द टेस्ट इज सिग्निफिकेंट. सो यही स्टेप्स है. मीन्स इट इज़ द मोस्ट ईजी टेस्ट आउट ऑफ द ऑल बायोस्टैटिस्टिकल एक्सरसाइज. ओनली 3 स्टेप्स विच शुड बी परफॉर्म्ड फॉर कैलकुलेशन. तो प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार. तो इन द 2 ग्रुप्स ऑफ द इन्फेंट्स इन फॉर द 8 month ऑफ एज द फॉलोइंग वैल्यूज आर ऑब्जर्व. दैट इज ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 रिस्पेक्टिवली. नंबर ऑफ इन्फेंट्स 100 169, मीन वेट दैट इज 6.9 7.3 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज 1.1 and 0.91. Now test whether the mean birth weights are significantly different or not, and the value that is given is 1.96 with magical number, so we are sure that Z test will be performed. In fact, the sample size that is 100 and 169 is greater than that of 30, which helps that 100% the Z test will be performed here. Also, because here we have to compare the means of these two samples, we are applying the formula that is comparing the two means by the Z test. By Z test because the sample size is greater than 30 and 2 means because in the question 2 means are given. Now as usual we are writing the study hypothesis that there is a statistical significant difference between the two groups, whereas in the null hypothesis there is no statistical significant difference between the two groups. So we all know how to write the hypothesis, and then I have written the
mean, standard deviation and sample size from this question. So writing this, and just simply we have to apply this all the values in the formula for comparing the two means, and by putting the values in the formula I got the answer of the z test as 3.069. so here the z value that is calculated is 3.069, that is obviously greater than that of 1.96. so study hypothesis is true and the test will be significant. And because the test is significant and study hypothesis is true, we can say that there is a statistical significant difference between the mean birth weight of the two groups. As written here, same in the study hypothesis. That is true because it is greater than 1.96. So that's all for the Z test, and there is one similar type of question like this only, which looks similar to that only, but in that question we have to not perform the Z test. That is this is a university question which is asked in the previous year itself. So you are provided with the following data on the blood sugar levels in the two different groups, that is group A and group B. Here also mean is given, standard deviation is also given, but जो हमें ध्यान देना है वो ये देना है कि यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो 30 से कम है. तो अगर 30 से कम है तो क्या लगेगा, टी टेस्ट लगेगा, और अगर 30 से ज़्यादा है तो क्या लगेगा, जेड टेस्ट लगेगा. ठीक है, तो यहाँ पे वो तो अच्छा है कि एग्जामिनर ने ये भी लिखा है कि टी वैल्यू जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम एट पी वैल्यू दैट इज 0.05, यहाँ पे वैल्यूज़ उसने दी है, तो ये हिंट भी है कि टी वैल्यू यहाँ पे लिखी है, तो वहाँ से ही पता चल सकता है. लेकिन अगर क्वेश्चन में ये ना दिया हो और सिर्फ इतना ही क्वेश्चन हो, यही क्वेश्चन लिखा हो, तो फिर कैसे पता चले, तो इट इज़ बिकॉज इट इज़ लेस देन 30, तो वहाँ से हम पता कर सकते हैं. नाउ सेम लाइक वी आर राइटिंग दैट स्टडी हाइपोथेसिस इज significant statistical differences there between two groups. In the null hypothesis there is a no statistical significant difference between two groups. Now यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि we know that because there are two groups the unpaired t-test will be applied, and for the unpaired t-test the degree of freedom formula is n1 plus n2 minus 2. Now as here that is n1 22 and n2 25, so I have written that is 22 plus 25 minus 2, that is equal to 45. But for the degree of freedom 45 there is no value that is given in the probability table. तो यहाँ पे 30 की है, 40 की है, 60 की है, लेकिन 45 की वैल्यू ही नहीं है, टी वैल्यू टेबुलेटेड. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इन दोनों के बीच की वैल्यू लिखनी पड़ेगी. तो 45 जो है वो 40 और 60 के बीच में लाई करता है, तो कह सकते हैं कि मोस्ट लाइकली 2.02 और 2.00 के बीच में कोई वैल्यू होगी. तो वही मैंने नीचे लिखा है कि हैज़ पर टेबल 45 डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉल्स इन बिटवीन 40 एंड 60. 40 और 60 के कहाँ कर रहे हैं, 40 और 60 के बीच में फॉल कर रहे हैं. सो बिकॉज द 45 डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉल्स इन बिटवीन 40 एंड 60, द टी टेबल दैट इज टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ द टी वैल्यू कम्स टू बी 2.01 अप्रॉक्सीमेटली. तो यहाँ पे कैलकुलेटेड टी वैल्यू तो फाइंड करनी ही करनी है, लेकिन टेबुलेटेड भी हमें फाइंड करनी थी इस क्वेश्चन में. नाउ because two groups are there, group 1 group 2, we have to compare two groups. N is obviously less than 30, has previously talked about 22 and 25. Unpaired t-test will be applied. So x bar that is 127, y bar 110, st1 9, st2 7, and n1 and n2 respectively written from the values which are written in the question. Now simply just we have to put the values in the formula for the unpaired t-test. That is pooled standard deviation formula is under root of n1 st1 square plus n2 st2 square divided by n1 plus n2 minus 2. So just we have to put the values and we get the answer, that is 8.174. Similarly मैं कहूँ अगर अनपेड टी टेस्ट का, तो उसका जो मेन फॉर्मूला है वो हमने लगाया है, that is t वैल्यू इज इक्वल टू x bar minus y bar divided by st pooled, that is pooled standard deviation, that is under root of 1 by n1 plus 1 by n2. तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाया और आंसर आया हमारा 7.1151, दैट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द टेबुलेटेड टी वैल्यू, दैट इज 2.01. सो बिकॉज द वैल्यू इज ग्रेटर देन दैट ऑफ 2.01 that is tabulated, the study hypothesis is true and the test is significant. So because the study hypothesis is true, we can say that there is a statistical significant difference between the two groups. तो यहाँ पे हमें ध्यान क्या रखना है, हमें ध्यान सिर्फ एक ही बात क्या रखना है कि क्वेश्चन दिखाई देगा सिमिलर. अब यहाँ पे भी टेबल सिमिलर ही है कि मीन लिखा है, स्टैंडर्ड डिविएशन लिखा है, इनफैक्ट सैम्पल साइज लिखा है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये है कि अगर n लेस देन 30 देन टी टेस्ट विल बी अप्लाइड, और अगर ग्रेटर देन 30 है
दैट इज़ 100, 116 एक्सेट्रा, तो वहाँ पे जेड टेस्ट अप्लाई होगा। तो सिली मिस्टेक नहीं करनी है जिससे पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाए। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेस वीडियो। इनफैक्ट जो नोट्स है, जितनी भी सारी टेस्ट हमने डिस्कस की टिल नाउ, उन सब की PDF टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है। सो चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।